नमस्कार। दुनिया इस हफ्ते में आपका स्वागत है। मैं हूं अमृत उपाध्याय। बीते हफ्ते देश दुनिया के घटनाक्रमों में क्या घटा क्या बढ़ा, उन सभी पर आज हम फिर बात करेंगे। आइए सबसे पहले सुर्खियों पर एक नजर डालें। आज सबसे पहले बात करेंगे कि कोरिया का विभाजन क्यों हुआ था और अभी वह चर्चा में क्यों है। इसके बाद जानेंगे कि इस्लामिक सहयोग संगठन की इस्लामाबाद में बैठक क्यों हुई और इसे लेकर भारत क्यों सुर्खियों में है। और आखिर में तनातनी के बाद कंबोडिया म्यांमार के प्रति नरम रुख क्यों अख्तियार कर रहा है। लेकिन सबसे पहले बात कोरिया समस्या की। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन और दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति मून जेई इन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। मून जेई ने कहा कि दक्षिण कोरिया, उत्तरी कोरिया, अमेरिका और चीन इस बात पर सहमत हैं कि कोरिया युद्ध के औपचारिक अंत का ऐलान कर दिया जाए। मून जेई के इस ऐलान से दुनिया भर ने राहत की सांस ली है। दक्षिण और उत्तर कोरिया की लड़ाई से न सिर्फ इन दोनों देशों के बीच तनाव बना रहता है, बल्कि यह जंग दुनिया भर के लिए भी सिरदर्दी बनी हुई है। 1953 में युद्ध विराम तो हुआ, लेकिन कभी युद्ध का अंत नहीं हुआ। दोनों मुल्कों के बीच रिश्ते इतने नाजुक और खराब हैं कि दोनों देशों की सीमा रेखा पर फौज आज भी आमने सामने तैनात है। इसलिए आज इस पूरे मसले पर बात करेंगे। कोरिया युद्ध की पूरी कहानी आपको बताएंगे। साथ ही ये भी जानेंगे कि दुनिया की बड़ी शक्तियों ने कैसे कोरिया को जंग का अखाड़ा बनाया। सबसे पहले दुनिया के नक्शे में दोनों देशों की भौगोलिक स्थिति को देख लीजिए। दक्षिण और उत्तर कोरिया कोरिया प्रायद्वीप के भाग हैं। इस प्रायद्वीप के उत्तर पश्चिम में चीन और उत्तर पूर्व में रूस है। पूर्व में जापान सागर कोरिया प्रायद्वीप को जापान से अलग करता है। दक्षिण पश्चिम में पीला सागर कोरिया और चीन को अलग करता है। दरअसल कोरिया पर कई राजवंशों ने राज किया। सिला, गोरियो और जोसियो राजवंश इनमें अहम हैं। 1897 में कोरिया साम्राज्य ने जोसियो राजवंश को हटाकर कब्जा कर लिया, लेकिन तब तक इस प्रायद्वीप पर जापान की औपनिवेशिक नीति का साया पड़ने लगा था। 1910 में जापान ने जबरन इस पर कब्जा कर लिया, लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वॉर ने सब कुछ बदल डाला। 1939 से 1945 तक चले इस विश्व युद्ध में अमेरिकी दुश्मनी जापान को भारी पड़ी। अगस्त 1945 में अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा और नागासाकी शहर पर परमाणु हमला कर दिया। जापान की बुरी तरह हार हुई और वह हथियार डालने पर मजबूर हो गया। यही वो वक्त था जब कोरिया की दशकों तक गुलामी से आजाद होने के दरवाजे खुल गए। लिहाजा जापान कोरिया से चला गया, लेकिन कोरिया के लिए दूसरी मुसीबत बांह खोले खड़ी थी। कोरिया जापान से आजाद तो हो गया, लेकिन यह पूरी आजादी नहीं थी। जापान के कोरिया छोड़ते ही कोरिया में गृहयुद्ध जैसे हालात बन गए। आजादी के लिए बने गुट अब दो अलग अलग पावर सेंटर में बट गए थे। सोवियत संघ की सेना ने कोरिया के उत्तरी हिस्से को अपने कब्जे में लिया और दक्षिणी हिस्से को अमेरिका ने। इसके बाद उत्तरी और दक्षिणी कोरिया में साम्यवाद और लोकतंत्र के बीच लड़ाई शुरू हो गई। जापान के जाते ही कोरिया दो हिस्सों में बंट चुका था, इसलिए 38वीं समानांतर रेखा की बुनियाद भी डल चुकी थी। दिसंबर 1945 में मॉस्को कॉन्फ्रेंस हुई। इसमें सहमति बनी कि सोवियत यूनियन, चीन और ब्रिटेन 5 साल तक कोरिया की प्रशासनिक देखरेख करेंगे। इसके बाद उसे पूरी तरह आज़ादी मिल जाएगी, लेकिन इससे कोई हल नहीं निकला। 1946-47 में अमेरिका और सोवियत संघ ने मिलकर प्रशासन चलाने के लिए बातचीत भी की, मगर इसका भी कोई नतीजा नहीं निकला। कोई भी हल न निकलता देख अमेरिकी सरकार ने 1948 में संयुक्त राष्ट्र की निगरानी में चुनाव कराने का फैसला लिया। इसका मकसद कोरिया को एक आज़ाद और संप्रभु देश बनाना था, लेकिन उसी दौरान दक्षिण कोरिया के कुछ राजनीतिक गुटों ने इस चुनाव का बहिष्कार कर दिया। इससे मौका पाकर सोवियत संघ और साम्यवादियों ने भी चुनाव का विरोध किया और वे इसमें शामिल नहीं हुए। मई 1948 में दक्षिणी हिस्से में आम चुनाव कराए गए। इस चुनाव के साथ ही 15 अगस्त को रिपब्लिक ऑफ कोरिया यानी दक्षिण कोरिया बनाने का ऐलान किया गया। 3 महीने बाद ही उत्तर कोरिया में चुनाव हुए और वहां भी डेमोक्रेटिक पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया का गठन हुआ। उत्तर में किम इल सुंग के अधिनायकवादी कम्युनिस्ट नेतृत्व के तहत एक समाजवादी राज्य स्थापित किया गया। वहीं दक्षिण में सिंगमैन री के नेतृत्व के तहत एक पूंजीवादी राज्य की स्थापना हुई। अब आप सोचेंगे
कि जब दोनों ही तरफ सरकारों का गठन हो गया और विभाजन भी हो गया, तब कोरिया युद्ध क्यों हुआ? दरअसल दोनों तरफ के सरकारों का गठन तो हो गया, लेकिन दोनों कोरियाई सरकारों ने एक दूसरे को मान्यता नहीं दी। वे दोनों ही खुद के पूरे कोरिया की एकमात्र वैध सरकार होने का दावा करते रहे और सीमा रेखा को खारिज करते रहे। दोनों सरकारों की इसी जिद ने कोरिया जंग की बुनियाद डाली। इस दौरान 1950 में उत्तर कोरिया की सरकार ने दक्षिणी हिस्से पर हमला कर दिया। तर्क ये था कि उत्तर कोरिया दक्षिणी हिस्से में भी साम्यवादी शासन स्थापित कर कोरिया को एकीकृत करना चाहता था। इसके साथ ही कोरिया युद्ध का आगाज हो गया। इस युद्ध में सिर्फ उत्तर और दक्षिण कोरियाई सेनाएं ही नहीं लड़ी, बल्कि यह महाशक्तियों की लड़ाई थी। अमेरिकी सेना के साथ 15 अन्य देश दक्षिण कोरिया के साथ आए और उत्तर कोरिया का साथ दिया रूसी और चीनी सेना ने। हालांकि जब उत्तर कोरिया ने हमला किया, तब आसानी से दक्षिण कोरिया की सेना को हरा दिया। सितंबर 1950 तक लगभग पूरे दक्षिण कोरिया पर उत्तर कोरिया का कब्जा हो चुका था। लेकिन अमेरिका ने दक्षिण कोरिया की मदद के लिए संयुक्त राष्ट्र से सेना भेजने की अपील की। संयुक्त राष्ट्र की सेना ने आते ही उत्तर कोरिया की आर्मी को खदेड़ डाला। आखिरकार 3 साल तक चली इस जंग का 1953 में खात्मा हुआ। जुलाई 1953 में कोरियन आर्मिस्टिस एग्रीमेंट हुआ। इसके तहत तय हुआ कि दोनों देशों के बीच 4 किलोमीटर चौड़ा बफर जोन बनेगा ताकि झड़पों पर लगाम लगाई जा सके। इसे कोरियन डीमिलिटराइज्ड जोन कहा गया। 1953 के बाद भी दोनों देशों के बीच समय समय पर तनाव देखने को मिले हैं। 1968 में उत्तर कोरिया ने दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति की हत्या की नाकाम कोशिश की थी। 1983 में म्यांमार में एक धमाके का मामला सामने आया, जिसमें 17 दक्षिण कोरियाई नागरिक मारे गए। इस धमाके के तार उत्तर कोरिया से जोड़े गए। इसी तरह 1987 में दक्षिण कोरिया के एक यात्री विमान को बम से उड़ाने का आरोप उत्तर कोरिया पर लगा। 1953 के बाद दोनों देशों के बीच जंग खत्म हुई भी और नहीं भी, क्योंकि उसके बाद कोई शांति समझौता नहीं हुआ। इसका एक मतलब यह है कि दोनों देश तकनीकी रूप से आज भी युद्ध वाले माहौल में हैं। गौर करें तो कोरिया प्रायद्वीप को अमेरिका और सोवियत संघ जैसी शक्तियों ने केवल जंग का अखाड़ा बनाया। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ये दोनों ही देश शीत युद्ध के अगुआ बने हुए थे। दोनों ही शक्तियों के बीच पूंजीवाद बनाम साम्यवाद की लड़ाई थी। दोनों ही देश चाहते तो कोरिया का एकीकरण हो सकता था, लेकिन दोनों ही शक्तियों ने अपनी अपनी विचारधारा कोरिया के दोनों हिस्सों पर थोपकर उसे जंग का अखाड़ा बना दिया। इससे न केवल कोरिया 3 साल लंबी जंग का गवाह बना, बल्कि विकास के मामलों में भी दोनों हिस्सों में बेहद फर्क है। एक और जहां दक्षिण कोरिया उन्नति की राह पर है, वहीं उत्तर कोरिया लगातार गरीबी का शिकार हो रहा है। इसकी वजह है कि उत्तर कोरिया का पूरा ध्यान परमाणु हथियार जमा करने पर है, जिससे वो बार बार दक्षिण कोरिया को धमकी देता रहता है। देखने वाली बात होगी कि दोनों देश कितनी जल्दी युद्ध के अंत की औपचारिक घोषणा करते हैं और आपसी तनाव को खत्म करने में कामयाबी हासिल करते हैं। चलिए अब दूसरी खबर देखें। बीते हफ्ते पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में इस्लामिक सहयोग संगठन के सदस्य देशों की बैठक हुई। OIC यानी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन के विदेश मंत्री परिषद के इस असाधारण सत्र के लिए सभी 57 सदस्य देशों को आमंत्रित किया गया। इस मीटिंग का मकसद अफगानिस्तान के मानवीय संकट और आर्थिक समस्याओं पर चर्चा करनी थी। यह बैठक बीते 19 दिसंबर को संपन्न हो गई, लेकिन इस दिन सिर्फ यही नहीं हुआ, बल्कि कुछ और भी हुआ, जिससे कई तरह के कयास लगाए जाने लगे। अफगानिस्तान की हालत पर जहां एक और पाकिस्तान की संसद में इस्लामिक देश बैठक कर रहे थे, वहीं दूसरी तरफ नई दिल्ली में अफगानिस्तान मसले पर ही भारत और मध्य एशियाई देश जमा हो रहे थे। दरअसल मध्य एशिया के 5 मुस्लिम बहुल देश उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान और ताजिकिस्तान इस्लामिक सहयोग संगठन की मीटिंग में न जाकर दिल्ली डायलॉग में शिरकत करने भारत आए। हालांकि दोनों ही मीटिंग का एजेंडा तकरीबन एक ही था, लेकिन मध्य एशियाई देशों ने पाकिस्तान की बजाय भारत को तरजीह दी। इससे राजनीतिक चर्चाएं तेज हो गईं कि आखिर इसके क्या मायने हैं और मध्य एशियाई देशों के विदेश मंत्री OIC की मीटिंग में क्यों नहीं गए। इसलिए आज समझेंगे कि मध्य एशियाई देशों द्वारा OIC की बजाय भारत की मीटिंग को तरजीह देने के क्या मायने हैं।
जानेंगे कि इसका भू राजनीतिक प्रभाव क्या पड़ेगा, साथ ही इससे रूस और चीन का कनेक्शन भी आपको बताएंगे। आइए पहले पूरे मामले को जानते हैं। दिसंबर की शुरुआत में ही पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने इस मीटिंग का ऐलान किया। इसका मकसद दुनिया के नेताओं को यह ध्यान दिलाना था कि अनदेखी के चलते अफगानिस्तान में 2.28 करोड़ लोग खाने की कमी से जूझने वाले हैं और 32 लाख बच्चे कुपोषण का शिकार होने वाले हैं। इसलिए मीटिंग के जरिए अफगानिस्तान आवाम को संसाधन मुहैया कराने और अफगानिस्तान की समस्याओं को खत्म करने के उपायों पर विचार करना था। बैठक के बाद 31 बिंदुओं वाला संकल्प पत्र जारी हुआ। इसमें अफगानिस्तान की अंतरिम सरकार को एक साझेदार सरकार बनाने और इस सरकार के साथ साथ अफगान समाज में बच्चियों और महिलाओं को शामिल करने पर जोर दिया गया है। इधर भारत की मीटिंग में सभी देशों ने अफगानिस्तान में आतंकवाद के खिलाफ मजबूत कार्रवाई की बात कही। साथ ही अफगानिस्तान की स्थिति पर करीबी चर्चा जारी रखने पर भी सहमति जताई। कुल मिलाकर ये कि दोनों ही मीटिंग का मुख्य एजेंडा अफगानिस्तान ही था। ओआईसी की बैठक में सभी सदस्य देशों के विदेश मंत्रियों को शामिल होना था, लेकिन मध्य एशियाई देशों के विदेश मंत्रियों ने इस्लामाबाद जाने के बजाय नई दिल्ली आने का फैसला किया। इसलिए इस पर हैरानी जताई जा रही है। इन देशों के फैसलों पर हैरानी क्यों जताई जा रही है, इसे समझने के लिए आपको इस्लामिक सहयोग संगठन के बारे में जानना होगा। इस्लामिक सहयोग संगठन संयुक्त राष्ट्र के बाद दूसरा बड़ा संगठन है। 1967 में जब अरब इजराइल युद्ध हुआ तब मुस्लिम दुनिया की हिफाजत के लिए एक संगठन की जरूरत महसूस होने लगी। इसी को ध्यान में रखते हुए सितंबर 1969 में इस्लामिक सहयोग संगठन की स्थापना की गई। इसका मकसद मुस्लिम देशों द्वारा एकजुट होकर फिलिस्तीन की मदद करना और इजराइल पर दबाव बनाना था। मौजूदा वक्त में इसके 57 मेंबर हैं। ये वो देश हैं जो या तो आधिकारिक रूप से मुस्लिम देश हैं या फिर जहां मुस्लिम आबादी ज्यादा है। यह संगठन मुस्लिम दुनिया की सामूहिक आवाज के तौर पर काम करता है। इसका मकसद मुस्लिम दुनिया के हितों की रक्षा करना है। यह संगठन हमेशा ही मुस्लिम देशों को एकजुट रखने की कोशिश करता है। हालिया वर्षों में जब भी मुस्लिम देश मुश्किल में पड़े हैं, इस संगठन ने बढ़ चढ़कर अपनी बात रखी है। इसी साल मई में जब इजराइल ने फिलिस्तीन पर हमला किया तब ओआईसी इजराइल के खिलाफ मुस्लिम देशों को एकजुट करने में जुट गया था। मतलब कि मुस्लिम देशों पर जब भी कोई आंच आती है तो यह संगठन हमेशा इन देशों के साथ खड़ा नजर आता है। अब मुस्लिम देशों के लिए इस संगठन की अहमियत तो समझ ही गए होंगे आप, लेकिन मध्य एशियाई मुस्लिम देशों ने भारत को ज्यादा तरजीह दी। इसलिए मध्य एशियाई देशों के विदेश मंत्रियों का इस बैठक में न जाना हैरान करता है। अगर आपको याद हो तो पिछले महीने नई दिल्ली में अफगान मुद्दे को लेकर ही भारत ने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार स्तर की बैठक बुलाई थी। इस बैठक में पाकिस्तान ने आने से इनकार कर दिया था, लेकिन मध्य एशिया के ये 5 देश शामिल हुए थे। इस बार भी ये देश बैठक में शामिल होने के लिए भारत आए। इससे पता चलता है कि ये मुल्क भी अफगानिस्तान के मुद्दे पर भारत के साथ सहयोग बनाए रखना चाहते हैं। हालांकि यह भी सच है कि भारत में होने वाली मीटिंग कई महीने पहले से ही तय थी और ओआईसी की बैठक का ऐलान इसी माह हुआ था। मध्य एशियाई देश चाहते तो ओआईसी की बैठक को तरजीह दे सकते थे, मगर ऐसा नहीं हुआ। इससे यह भी पता चलता है कि मध्य एशिया में भारत की साख मजबूत हो रही है। अगर इस पूरे मामले पर बारीकी से गौर करें तो मध्य एशियाई देशों ने ओआईसी से ज्यादा पाकिस्तान को नजरअंदाज किया। इसकी वजह है कि इस सम्मेलन की मेजबानी पाकिस्तान ने की थी और वह इस बैठक को बुलाकर मुस्लिम दुनिया के बीच अपनी अहमियत बढ़ाना चाहता था। लेकिन मध्य एशियाई देशों ने एकजुटता के साथ इस बैठक को नजरअंदाज किया। भारत की ओर इन देशों की बढ़ती दिलचस्पी में पाकिस्तान के लिए भी कई संदेश हैं। इससे दक्षिण एशिया में पाकिस्तान के बरक्स भारत को बढ़त मिलती दिख रही है। उधर भारत के प्रतिद्वंद्वी चीन के माथे पर भी चिंता की लकीरें खींचनी तय हैं। इसकी वजह है कि एशिया के इस इलाके में भारत और चीन 2 ही देश बड़े खिलाड़ी के रूप में जाने जाते हैं। लेकिन भारत ने 1.5 महीने के भीतर मध्य एशियाई देशों से अपनी बात मनवाकर चीन के सामने एक लंबी लकीर खींच दी है। इसकी एक वजह यह भी है कि चीन न सिर्फ अफगान मसले पर पाकिस्तान के साथ अगुआ बनने की कोशिश कर रहा है, बल्कि मध्य एशिया में भी लगातार अपना दबदबा बनाने की कोशिश कर रहा है। इनमें कजाकिस्तान, किर्गिस्तान और ताजिकिस्तान तो चीन से अपनी सीमा भी साझा करते हैं। ऐसे में भारत से इन देशों की दोस्ती चीन के लिए किसी चिंता से कम नहीं है। इसका एक फायदा यह भी है कि चीन के करीब होने के बावजूद रूस भारत के साथ अपने रिश्ते को मजबूती दे रहा है,
क्योंकि रूस को मध्य एशिया में चीन का दबदबा बढ़ने का डर है। लेकिन जब मध्य एशियाई देशों की दिलचस्पी भारत में बढ़ रही है, तब जाहिर है रूस के लिए भारत की अहमियत में और इजाफा होगा। चलिए अब अगली खबर देखें। एक संगठन का नाम आपने बहुत दफा सुना होगा, वो है आसियान, यानी दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों का संगठन। म्यांमार इसका सदस्य देश है, लेकिन इसी साल अक्टूबर में हुई सालाना बैठक में म्यांमार इससे दूर रहा। वजह यह कि इसी साल फरवरी में म्यांमार में सैन्य तख्ता पलट हो गया था, जिसकी आसियान देशों ने तीखी आलोचना की थी। इसलिए आसियान देशों ने म्यांमार को संगठन से जुड़ी बैठकों से दूर रखने का फैसला किया। आप पूछेंगे कि आज आपको हम ये सब क्यों बता रहे हैं। दरअसल आसियान के सदस्य देशों में से एक कंबोडिया के प्रधानमंत्री हुन सेन म्यांमार के साथ रिश्ते बेहतर करने की लगातार कोशिश कर रहे हैं। इसके लिए वो अगले महीने म्यांमार की यात्रा पर भी जाने वाले हैं। इससे पहले वो 7 दिसंबर को म्यांमार के विदेश मंत्री से भी मिल चुके हैं। लेकिन इन सब मामलों में एक पेंच फंसा है। पेंच ये है कि सदस्य देश उनकी इस पहल का विरोध कर रहे हैं। उनका आरोप है कि हुन सेन सदस्य देशों को बिना सुने ही अपने फैसले ले रहे हैं। वे हुन सेन पर काउ बॉय डिप्लोमेसी करने का आरोप लगा रहे हैं, जिससे आसियान के सदस्य देश खासा चिंतित हैं। इसलिए आज इस पूरे मामले को समझेंगे कि इतने विरोधों के बीच कंबोडिया म्यांमार से बात करने पर क्यों उतारू है। साथ ही ये भी जानेंगे कि आखिर काउ बॉय डिप्लोमेसी क्या होती है। आइए सबसे पहले आसियान के बारे में जानते हैं। आसियान दक्षिण पूर्व एशियाई देशों का एक क्षेत्रीय संगठन है। इसमें कुल 10 देश हैं। ये हैं इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, ब्रुनेई, वियतनाम, लाओस, म्यांमार और कंबोडिया। आसियान का सचिवालय इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में है। एशिया प्रशांत के उपनिवेशी राष्ट्रों के बढ़ते तनावों के बीच राजनीतिक और सामाजिक स्थिरता को बढ़ावा देने के मकसद से इसकी नींव रखी गई थी। यह करीब 67 करोड़ आबादी का प्रतिनिधित्व करता है। दरअसल इसी साल आसियान देशों के शिखर सम्मेलन से म्यांमार के सैनिक शासक मिन आंग हलायंग को बाहर रखा गया था। इतना ही नहीं, यूरोपियन यूनियन और चीन के साथ हुई वर्चुअल शिखर बैठकों में भी हलायंग शामिल नहीं हुए। हालांकि आसियान ने म्यांमार से कहा कि आसियान के शिखर सम्मेलन में वे गैर राजनीतिक प्रतिनिधि भेजे, लेकिन सैनिक शासकों ने इससे इनकार कर दिया। सिर्फ इनकार ही नहीं किया, बल्कि म्यांमार की सैन्य सरकार कूटनीतिक शतरंज की कई लंबी चालें भी चल गई। म्यांमार को न बुलाने के जवाब में म्यांमार ने पहले तो आसियान पर भेदभाव और आसियान चार्टर के उल्लंघन का आरोप लगाया और उसके बाद आसियान समिट में भाग लेने से खुद ही मना कर दिया। इसे म्यांमार ने इस तरह प्रचारित किया कि उसने खुद इस मीटिंग का बहिष्कार किया। इसके बाद आसियान देशों ने म्यांमार को पूरी तरह दरकिनार कर दिया। हालांकि चीन के साथ हुई मीटिंग में चीन ने म्यांमार को भी शामिल करने का आग्रह किया था, लेकिन आसियान देशों ने इसे खारिज कर दिया। अब कंबोडिया के प्रधानमंत्री हुन सेन म्यांमार के सैनिक शासकों के प्रति नरम रुख अख्तियार कर रहे हैं। उनका मानना है कि म्यांमार आसियान का अहम सदस्य है और लंबे समय तक उसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। उनका मानना है कि म्यांमार में मानवाधिकार हनन को रोकने के लिए वहां की सैन्य सरकार से बात करना जरूरी है। सवाल है कि क्या प्रधानमंत्री हुन सेन वहां की समस्या को लेकर वाकई चिंतित हैं या इसके पीछे वजह कोई और है। असल में अगले साल कंबोडिया के प्रधानमंत्री हुन सेन आसियान की अध्यक्षता संभालेंगे और वो इसी हैसियत से म्यांमार की ओर कदम बढ़ा रहे हैं। हालांकि म्यांमार को लेकर हुन सेन का क्या रोल रहेगा, इसे लेकर पहले से ही कयास लगाए जा रहे थे। इसकी वजह है कि कंबोडिया और चीन के बीच बेहतर रिश्ते हैं। दूसरी तरफ जब से म्यांमार में तख्ता पलट हुआ है, तब से ही म्यांमार को रूस और चीन का समर्थन हासिल है। यही वजह है कि चीन के प्रभाव में आकर हुन सेन म्यांमार के सैनिक शासकों के प्रति नरम रुख अपना रहे हैं। अब यह भी जानिए कि चीन म्यांमार को समर्थन दे क्यों रहा है। इसकी 2 वजहें हैं। एक तो भू राजनीतिक नजरिए से वो ऐसा कर रहा है जो जग जाहिर है। जब म्यांमार में तख्ता पलट हुआ तब अमेरिका समेत लोकतंत्र के हिमायतियों ने इसकी खूब निंदा की, लेकिन चीन म्यांमार के साथ खड़ा रहा। जाहिर है अमेरिका और चीन के बीच तनाव इसकी बड़ी वजह होगी। दूसरी वजह है कि चीन ने म्यांमार में बहुत निवेश किया है। अगर वह सैन्य सरकार का विरोध करता है तो उसके निवेश के डूब जाने का खतरा है। इसलिए वो म्यांमार की सरकार के साथ खड़ा नजर आ रहा है। अगर पूरे मामले को म्यांमार के नजरिए से देखा जाए
तो म्यांमार अभी तक अपनी जिद पर अड़ा है। सम्मेलन में शिरकत न करके उसने आसियान देशों को एक संदेश दिया है कि अगर म्यांमार से दोस्ती कायम रखनी है तो वहां की सैन्य सरकार को मान्यता और सम्मान दोनों देना होगा। म्यांमार के इस तेवर की वजह है कि चीन और रूस उसके साथ हैं। पड़ोसी थाईलैंड और भारत भी अब तक म्यांमार में सैन्य शासन को लेकर चुप्पी साधे हुए हैं। रही बात अमेरिका और यूरोप की, उनका साथ तो म्यांमार को वैसे भी नहीं मिला। यही वजह है कि कंबोडिया अब म्यांमार को तवज्जो दे रहा है, क्योंकि उसे पता है कि म्यांमार को ज्यादा दिनों तक नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। आखिर में यह भी समझिए कि काउबॉय डिप्लोमेसी क्या होती है। चरवाहे को इंग्लिश में कहते हैं काउबॉय। खासकर उत्तरी अमेरिकी देशों में चरवाहों को काउबॉय कहा जाता है। काउबॉय डिप्लोमेसी टर्म का इस्तेमाल अंतर्राष्ट्रीय संघर्षों के समाधान का वर्णन करने, जोखिम लेने, डराने, सैन्य तैनाती या इस तरह की रणनीति की आलोचना करने के लिए किया जाता है। इस कूटनीति के जरिए दुनिया को बांटने के दृष्टिकोण से इसकी आलोचना की जाती है। इस टर्म का सबसे पहले 1902 में इस्तेमाल किया गया था, जब अमेरिकी प्रेस द्वारा अमेरिकी राष्ट्रपति थियोडोर रूजवेल्ट की विदेश नीतियों की आलोचना की गई। रूजवेल्ट ने उस वक्त अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति के प्रति अपने दृष्टिकोण को धीरे से बोलो और एक बड़ी छड़ी ले जाओ के रूप में प्रस्तुत किया था। मतलब वह कूटनीति में नरम बनने का दिखावा करते थे, लेकिन हकीकत में वो नरम थे नहीं। इसी कूटनीति का इस्तेमाल 9/11 घटना के बाद जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने भी किया, जब उन्होंने कहा कि जो देश हमारे साथ नहीं हैं वो हमारे खिलाफ हैं। इसके अलावा अमेरिका के और भी राष्ट्रपति इस तरह की कूटनीति करते रहे हैं। अब आसियान के सदस्य देश यही आरोप कंबोडिया पर लगा रहे हैं। बहरहाल देखने वाली बात होगी कि कंबोडिया की इस पहल का क्या अंजाम होता है और सभी आसियान देश एकजुट हो पाते हैं या नहीं। आइए अब जल्दी से आज के एपिसोड पर आधारित सवालों को देखें। पहला सवाल है, कोरिया युद्ध के क्या कारण थे? इस युद्ध के संदर्भ में अमेरिका और सोवियत संघ की भूमिका पर प्रकाश डालें। दूसरा सवाल, मध्य एशियाई देशों की भारत में बढ़ती दिलचस्पी पाकिस्तान और चीन पर भू राजनीतिक बढ़त है, टिप्पणी कीजिए। और तीसरा सवाल, कंबोडिया द्वारा म्यांमार के प्रति नरम रुख रखने के क्या कारण हैं? चीन किन वजहों से म्यांमार की सैन्य सरकार का समर्थन कर रहा है, विवेचना कीजिए। तो दुनिया इस हफ्ते के इस एपिसोड में फिलहाल इतना ही। अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी नए मुद्दों के साथ। अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।